हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीडीपी की मास्टर सीरीज लेके आऊँ। इस सीरीज को देखने के बाद आप सीडीपी में आसानी से 25 से 26 नंबर स्कोर कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो सीरीज को पूरा देखिएगा। आपको मैंने सीडीपी की एक एक थ्योरी क्लासेस दी, हर चीज़ को बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझाया है। आज इस मास्टर सीरीज के माध्यम से आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। इसलिए इस पूरी सीरीज को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ताकि जैसे आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपको ये नंबर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो पहला हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास, जिससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो हर बार के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि आपकी एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास कैसा होता है? जीवन पर्यंत होता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है गर्भ से लेकर प्रारंभ होती है और कब्र तक, मतलब जब तक वृद्धि की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है। तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास आपका जीवन पर्यंत होता है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का तात्पर्य क्या होता है? वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे आपकी हाइट में लंबाई में वृद्धि हुई, हाइट में वृद्धि, तो आप मापन कर सकते हो ना कि 1 सेंटीमीटर वृद्धि हुई, 2 सेंटीमीटर वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि हुई। तो हाइट का क्या कर सकते हैं? मापन। तो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, जबकि विकास आपका मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकास के कुछ क्षेत्रों को तो आप मापन कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों का क्या कर सकते हैं? मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर कोई क्वालिटी का विकास हुआ, जैसे कहा कि आपके अंदर ईमानदारी के गुण का विकास हुआ, तो आप मापन तो नहीं कर सकते ना, कितने ग्राम ईमानदारी हुई, कितने सेंटीमीटर ईमानदारी का विकास हुआ, नहीं कर सकते ना। तो विकास कैसा होता है? मात्रात्मक व गुणात्मक। कुछ चीज़ों में मात्रा में वृद्धि होती है और कुछ चीज़ें जैसे गुण में वृद्धि होती है। इसीलिए विकास आपका मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि आपकी कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। क्लियर हो क्या? एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो की स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, अगर फिर भी अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप यूट्यूब सेक्शन से स्पीड को कम करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं रैपिड रूप से आपका रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि हर एक पॉइंट आप आसानी से समझ सकें और आसानी से एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें। आपको हर हाल में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आपने अभी तक हिंदी पेडागोजी की, ईवीएस पेडागोजी की, मैथ पेडागोजी की, इन सब पेडागोजी की मास्टर सीरीज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अब विकास कैसा होता है? जीवन पर्यंत होता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। और विकास कैसा है? प्रगतिशील। हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना। आप बहुत ओल्ड होते हैं, वो भी अगर कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम उन्होंने क्या किया? ऑनलाइन सीखा। तो क्या उनका विकास हो रहा है। और विकास की प्रक्रिया कभी भी हो सकती है, जीवन पर्यंत होती रहती है। क्लियर? जितने भी पॉइंट आपको बता रही हूँ, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब विकास के पक्ष, विकास के मुख्य पक्ष ये होते हैं: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। शारीरिक विकास में आपके शरीर में जो भी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही, परिवर्तन हो रहा है, ये आपका किस में आएगा? शारीरिक विकास में। संज्ञानात्मक विकास, आपके माइंड, मस्तिष्क से संबंधित जो भी विकास होते हैं वो कैसे होते हैं? संज्ञान। संज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? जानना। तो कोई भी चीज़ हम कैसे जानते हैं? मस्तिष्क से। तो जैसे आपका भाषा विकास, तो भाषा विकास किससे होता है? हमारे मस्तिष्क से होता है ना। तो भाषा विकास किस में आएगा? संज्ञानात्मक विकास में। सामाजिक विकास, हम समाज में कैसे रखते हैं, सामाजिकरण कैसे करते हैं, समाज में अनुकूलन कैसे करते हैं, समाज के माध्यम से क्या सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा सामाजिक विकास। संवेगिक विकास, हमारे इमोशन कैसे होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी बहुत अच्छा में दया आती किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर प्रेम हो रहा होता है, कभी किसी से घृणा हो रही होती,
कैसे हो पाते हैं? हमारे संवेगों के माध्यम से। जैसे एक बात बोली गई थी, हम किसी व्यक्ति के ऊपर निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे आप किसी व्यक्ति से बोलो कि कल तुम 12 बजे आना, मैं तुम्हारे ऊपर 12 बजे बहुत गुस्सा करूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे उस परिस्थितियों के आधार पर हमारे जो संवेग होते हैं, संवेग के आधार पर हमारा व्यवहार निर्देशित होता है। तो ये सब कैसा होता है? संवेगिक विकास होता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और 14 उनसे प्रवृत्तियों से रिलेटेड 14 मूल संवेग किसने बताया था? मैकडूगल ने। क्लियर? अब चलिए आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, सारे पक्ष क्या होते हैं? आपस में अंतः संबंधित होते हैं। आपके किसी एक पक्ष का विकास अगर कम अच्छे से हुआ तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष पे दिखाई पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ, और जैसे बच्चा बौना है या किसी और चीज़ से, उसका मतलब शारीरिक विकास प्रचुर रूप से नहीं हुआ, तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। ये बहुत ज़्यादा होगा कि कम, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभावित होगा। क्योंकि कई बार हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएं, तो उसके माइंड में चीज़ें, क्लास में उसको जाने का मन ना करे। हो सकता है क्लास में उसके कोई फ्रेंड ना बन पाए, इसलिए उसका जाने का मन नहीं करेगा, और जब जाएगा नहीं तो उसका कैसा होगा? मानसिक विकास प्रभावित होगा। जब मानसिक विकास प्रभावित होगा, उसका फ्रेंड सर्कल नहीं अच्छा होगा, तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। अच्छे से समाज में कोलरेट नहीं कर पाएगा। जब सामाजिक विकास प्रभावित होगा तो उसके संवेगों अच्छे से नहीं हो पाएंगे, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो क्या हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा, अकेले रहना पसंद करेगा। उसके अंदर हो सकता है भय का, निराशा का, कुंठा का संवेग आ जाए। तो इससे कह सकते हैं विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, सारे पक्ष अंतः संबंधित होते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे। गत्यात्मक कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मुख्य रूप से आपके 2 गत्यात्मक कौशल होते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, जिसे बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल। एक होता है आपका स्थूल गतिक कौशल, दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? जिसमें हमें अपने हाथ की बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्थूल गतिक कौशल। जैसे आप रनिंग करते हो, तो रनिंग में क्या होता है? कोई विशेष मांसपेशी की आवश्यकता नहीं होती, बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। और जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, विशेष मांसपेशी की नहीं, बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। डांस कर रहे हैं, विशेष की नहीं, बड़ी मांसपेशी की आवश्यकता होती है, उससे आप क्या बोलते हैं? स्थूल गतिक कौशल। और जिसमें आपको विशेष मांसपेशी की आवश्यकता होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे आप करते हैं पेंटिंग करने के लिए क्या होता है? आपको सिर्फ उंगलियों की आवश्यकता होती है, तो कैसा हो गया? सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे आप लगाते हैं आई लाइनर के लिए क्या होता है? विशेष की आवश्यकता होती है, तो क्या हो गया? सूक्ष्म गतिक कौशल। किसी भी व्यक्ति में जो गतिक कौशल का, मोटर स्किल का डेवलपमेंट कैसे होगा? मोटर स्किल का जो विकास होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। पहले स्थूल गतिक कौशल का विकास होता है, उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लियर? कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। बाकी होती तो और भी है, जैसे युवावस्था होती है, आपकी प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। लेकिन हम बाल विकास के अंदर, बाल विकास, बालक का विकास, बालक उससे कब तक कहते हैं? जब तक वो किशोरावस्था में होते हैं, उसके पश्चात तो युवा हो जाता है। इसलिए हम बाल विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से इन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली अवस्था हमारी कौन सी है? गर्भावस्था। गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? 280 दिन, या फिर आप कह सकते हैं 9 माह 10 दिन। ये क्या होता है? गर्भावस्था का टाइम पीरियड होता है, जिस समय बच्चा क्या होता है, एक छोटी सी कोशिका से लेकर भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, शुक्राणु अंडाणु के निषेचन के पश्चात उससे भ्रूण बनने की प्रक्रिया तक, और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। गर्भावस्था का समय टाइम कितना है? 280 दिन। क्लियर? गर्भावस्था में क्या बोलते हैं? उसको भ्रूण बोलते हैं। दूसरी अवस्था आपकी कौन सी होती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक को क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशु। शैशवावस्था का समय सीमा कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की। जन्म से 2 वर्ष तक की जो समय सीमा होती है, उसे आप क्या बोलते हो? शैशवावस्था। क्लियर? दूसरी अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है, आपकी बाल्यावस्था होती है। अगली अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था। 11 से 17 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं।
किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। दिवा स्वप्न भी इसी अवस्था में देखते रहते हैं। उन्हें लगेगा कभी मैं पुलिस ऑफिसर बन रहा हूँ, कभी वकील बन रहा हूँ, कभी डॉक्टर बन रहा हूँ। क्या करते हैं बच्चे, दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे। स्टेनले हाल की एक बुक थी, एडोल्सन। एडोल्सन किसकी बुक थी? स्टेनले हाल की। स्टेनले हाल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था का है। क्लियर? हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? अब चलिए विकास के कुछ सिद्धांत पढ़ लेते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला विकास का सिद्धांत कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? विकास की प्रक्रिया निरंतर रूप से जीवन पर्यंत होती रहती है। जब से हमारा जन्म होता है उसके बाद साथ जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। कभी हमारे शारीरिक आयाम में होते हैं, और शारीरिक आयाम में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि। और वृद्धि हमारी क्या होती है? एक निश्चित समय तक। हमारे शरीर में वृद्धि क्या हो रही है? एक निश्चित समय तक हो रही है ना। अब तो ऐसा नहीं कि हमारी हाइट बढ़ती चली जा रही है, एक निश्चित समय पश्चात हमारी हाइट क्या होती है? रुक जाती है बढ़ना। तो वृद्धि कैसे होती है? निश्चित समय तक। और विकास कैसे होता है? निरंतर, जीवन पर्यंत। इसे कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही हर हाल में, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला सिद्धांत होता है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का तात्पर्य क्या होता है? हम हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी दूसरे व्यक्ति से अलग है, क्योंकि आप जानते हैं जुड़वा बच्चे वो भी क्या होते हैं? आपस में अलग होते हैं। हो सकता है कैसे अलग हो? रुचि से अलग हो, योग्यता से अलग हो, क्षमता से अलग हो, बुद्धि अलग हो, उनका अलग अलग दृष्टिकोण, कुछ भी किसी ना किसी चीज़ में वो अलग होंगे। यही आपकी क्या होती है? व्यक्तिक विभिन्नता। और हमेशा आपको शिक्षण विधियों में चयन करते समय व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना है। आपके क्लास में जो 30 बच्चे हैं, हर बच्चे क्या है? आपस में अलग हैं, इसलिए मैं ऐसे शिक्षण विधियों को चयन करना कि हर बच्चा समझ सके। हर बच्चे की IQ अलग होता है, हर बच्चे के सीखने की परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, हर बच्चे का सीखने का मेथड अलग हो सकता है। ये क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता। अगला क्या होता है? मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत। कि विकास आपका जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। किस सिद्धांत के द्वारा इसे दर्शाते हैं? तो मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत के माध्यम से। क्लियर? अगला क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का तात्पर्य क्या होता है? बालक पहले क्या करते हैं? किसी एक पूरे अंक को चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसका क्या करता है? विशिष्ट अंक चलाता है, उसका एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे क्या होता है? बच्चा पहले आप बच्चों के पास गेंद फेंकेंगे, बॉल फेंकिए, तो बच्चा पूरे हाथ की तरफ से दौड़ेगा। जब छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे सीख जाते हैं कि बॉल को क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ उंगली के माध्यम से भी उठा सकते हैं। तो बालक ने क्या कर लिया? उसका एकीकरण। तो क्या होता है? विकास के एकीकरण का सिद्धांत। अगला क्या होता है? विकास के भविष्यवाणी संभव है। विकास की हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? आपको पता है दुनिया में किसी भी जगह कहाँ भी बच्चे का जन्म हो, बच्चा सबसे पहले जाएगा किस अवस्था में? सबसे पहले जाएगा गर्भावस्था, गर्भावस्था के पश्चात सहसावस्था, सहसावस्था के पश्चात बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किसी भी बच्चे का जन्म हुआ हो ना हुआ, ये भविष्यवाणी आप कर सकते हैं ना। और बच्चे का विकास कैसा होगा? सिर से पैर की ओर होगा, ये भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात विकास के कुछ आयामों की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। और विकास सामान्य से विशिष्ट होते हैं, सामान्य से विशेष की ओर होते हैं। कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले छोटी छोटी चीज़ों का विकास होता है, धीरे धीरे स्पेसिफिक अंगों का विकास होता है। ये हो गया आपके विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, आनुवंशिकता व वातावरण। इससे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा ही जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, प्रकृति पोषण विवाद से भी क्वेश्चन। तो विकास क्या होते हैं? आनुवंशिकता व वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का प्रभाव होता है। आप ये नहीं कह सकते कि विकास में आनुवंशिकता का ज़्यादा योगदान है कि वातावरण का। दोनों का बहुत ही अच्छा योगदान होता है। सिर्फ आनुवंशिकता से किसी का विकास नहीं हो सकता और सिर्फ वातावरण से भी विकास नहीं हो सकता, दोनों का संयोजन होता है। जैसे बहुत सारे गुण आपको क्या होता है? हेरिडिटी से मिलते हैं, लेकिन अगर उनको उचित प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो आपका विकास होगा नहीं होगा।
जैसे आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का बेटा होगा, ठीक है, उसको क्रिकेट के हो सकता है कुछ गुण मिले हो सकता है कि उसके अंदर कुछ आनुवंशिक रूप से गुण हो, लेकिन अगर उसे उचित ट्रेनिंग नहीं देंगे तो क्या वो क्रिकेटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे वातावरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर? आपके वुडवर्थ ने कहा था डेवलपमेंट इक्वल हेरिडिटी एनवायरमेंट। इन्होंने कहा कि विकास क्या होते हैं? आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल होता है। किसने बोला था? वुडवर्थ ने। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रकृति पोषण विवाद होता है, इसमें प्रकृति किसको बोला गया है? प्रकृति आपकी बोला गया आनुवंशिकता को। किसको बोला गया? आनुवंशिकता को। और पोषण किसको बोला गया? आपके वातावरण को। इसमें बोला कि जो प्रकृति होती है, किस ऐसा आप बोलते हैं इससे तो बात करना ही बेकार है, इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है, मतलब आनुवंशिकता को हम नहीं बदल सकते। तो आनुवंशिकता कैसी होती है? आपकी स्थायी होती है, जबकि पोषण वातावरण कैसा होता है? आपका अस्थायी, उसको आप चेंज कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है जिसमें वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का मत विवाद को दर्शाता है, तो उसमें पूछेंगे ये कौन सा विवाद है? तो ये आपका है प्रकृति पोषण विवाद। कौन सा विवाद है? प्रकृति पोषण विवाद। क्लियर पॉइंट है, याद रखिएगा। 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा यहाँ से। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है आपकी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता कैसे होती है? स्थायी होती है, इसे हम बदल नहीं सकते। पोषण क्या होता है? वातावरण कैसा होता है? अस्थायी होते हैं, इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं और इसके विवाद को बोलते हैं प्रकृति पोषण विवाद। क्लियर? अब हमारे मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के माध्यम से क्या होते हैं? आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। जीन क्या होती है? आनुवंशिकता की इकाई होती है। क्लियर हो क्या? मंगोलिज्म क्या होता है? एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम होता है। आपको समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हो? अभी इतनी टॉपिक जिससे आपने पढ़े 5 नंबर आपके कंफर्म हो गए। पूरी सीरीज को देखिएगा, अभी बहुत कुछ है आगे सीरीज में। हर एक चीज को मैंने इमेज लगा के, टेबल लगा के आपको समझाएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर किए। जो लास्ट तक रुकेगा वो आराम से 25 से 26 नंबर तो स्कोर कर ही लेगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा का हमेशा ध्यान रखना है। इसे आप टैग वर्ड के रूप में भी याद रखिए। आपको जिस भी ऑप्शन का चयन करना है उसमें अगर देखना है बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही तो ऑप्शन आपका सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें हम बालक को केंद्र बिंदु में रखते हैं और जो भी शिक्षण योजना बनाते हैं उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। बालक की रुचि कैसी है, बालक की आयु कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, उसकी योग्यता कैसी है, इन्हीं सब का चयन करके हम बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करते हैं? शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को कैसे भूमिका निभानी है? शिक्षक को हमें निभानी है सुगमकर्ता की भूमिका। कैसे निभानी है? सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी है। उसके लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाइए जहाँ पे बच्चा क्या करे? स्वयं सीख सके। जैसे हमारे एनसीएफ ने बोला, एनसीएफ किस पर बल देता है? तो एनसीएफ आपका रचनावाद पर बल देता है। ये डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट आपसे ऐसे ही पूछेगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। बहुत सारी बुक के समरी, मेरे खुद के एक्सपीरियंस कि मैंने अपने एग्जीटेड एग्जाम को कैसे फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, उन सबको समअप करके पीडीएफ बनाएगी। तो एनसीएफ किस पे बल देते हैं? रचनावाद। रचनावाद क्या कहते हैं? रचनावादी कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, वो स्वयं सीख सकते हैं, बस उनको क्या करो? ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण प्रदान करो। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी, जिसे आप हिंदी में डीवी भी कहते हैं, जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। जॉन डेवी ने क्या किया था? शिकागो में लैब विद्यालय खोला था। लैब विद्यालय किसने खोला था? जॉन डेवी ने, अपनी वाइफ के साथ मिलकर। जॉन डेवी ने क्या बोला? करके सीखने का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि अधिकतर बच्चों को काम खुद करके सीखने पर बल दो। जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो ज्ञान की सक्रिय रचना करते हैं, उससे खुद सक्रिय होते हैं, तो ज्ञान भी कैसे होता है? सक्रिय और स्थायी ज्ञान का निर्माण करते हैं। मारिया मॉन्टेस्सरी ने भी क्या किया था? प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन किया था। प्रगतिशील शिक्षा में आपको क्या करना है? एक तो बच्चे को करके सीखने पर बल देना है,
उसके बाद नई नई जो नवाचार हो रहे, शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग करना है और बच्चे को खुद करने का अवसर प्रदान करना है। किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। और लैब विद्यालय किसने खोले थे? जॉन डीवी ने खोले थे। क्लियर हो क्या? इतना पॉइंट समझ में आया? अब चलिए भाषा विकास पढ़ लेते हैं कि किसी भी बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है। वैसे हिंदी पेडागोजी वाली वीडियो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझाई हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। कि जब 6 महीने का बालक होता है तो क्या करते हैं? बलबलाना प्रारंभ कर देता है, छोटे छोटे वर्णों को बोलना प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष में बालक क्या होता है? कुछ शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। बालक सबसे पहले कौन से कौशल का विकास होता है? सुनने कौशल का। ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 क्या होते हैं? आपके भाषा कौशल होते हैं। कितने का भाषा कौशल होते हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 आपके भाषा कौशल होते हैं। इन भाषा कौशलों को क्रम से सीखा जाता है। यही एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? तो आपने कभी 2 महीने के बच्चे को कभी लिखते हुए देखा है कि बेटा कि वो लिख रहा है? हमेशा भाषा कौशल क्या होता है? क्रम से सीखे जाते हैं। कभी आपने 2 महीने के बच्चे को नहीं देखा होगा कि वो लिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले विकास करता है सुनना कौशल का। बच्चा सबसे पहले आपको सुनने का प्रयास करता है, ठीक। सुनने के पश्चात क्या होता है? कुछ वर्ण विचारण बोलने का प्रयास करता है, कुछ शब्द बोलता है, जैसे माँ, पापा, ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो आपसे सुनता है उन्हें बोलने का प्रयास करता है। इसके पश्चात आप जब सुनना बोलना कौशल का विकास हो जाता है तब आप बच्चे को पढ़ना व लिखने कौशल का विकास एक साथ करा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? बच्चा पढ़ने कौशल का, लेखन कौशल का विकास तो तब कर पाएगा ना जब उसकी मांसपेशियां थोड़ी सी सुदृढ़ हो जाएंगी। जब बहुत छोटा बच्चा होता है, अगर उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ नहीं है तो क्या कर सकता है? इसका पेन को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा ना बेटा। इसीलिए कहते हैं भाषा कौशल को एक क्रम से सीखा जाता है। सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा, सुनने के पश्चात बोलेगा, और जब बोलने लगा है तो आप उसको धीरे धीरे पढ़ाना सिखा सकते हैं। लेकिन जब तक उसके मांसपेशियां सुदृढ़ नहीं हो जाएंगी तो पेन नहीं पकड़ पाएगा, पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा, तो कैसे आप उसे लिखना सिखा देंगे? क्लियर हो क्या? ये क्रम है, इसको याद रखिएगा कि भाषा के कौशल को कैसे सीखा जाता है। और भाषा कौशल में कौन से कौशल को सभी कौशलों की आधारशिला कहते हैं? तो आपको श्रवण कौशल को सभी कौशलों के आधारशिला कौशल कहते हैं। क्लियर हो गया? आपके चोमस्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। किसने बोला था? चोमस्की ने। इसके अलावा चोमस्की ने एलईडी के बारे में बोला। इन्होंने कहा कि बच्चों में होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहणक यंत्र होता है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक बच्चों में ये यंत्र बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए 5 वर्ष तक बच्चों का भाषा विकास तीव्रता से होता है। क्लियर? किसने बोला था? चोमस्की ने। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके वाइगोत्स्की ने क्या बोला था? बालक की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। किसने बोला था? वाइगोत्स्की ने। चोमस्की ने क्या बोला? बालक की भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। वही जीन पियाजे क्या कहते हैं? बच्चे की भाषा का विकास उसके संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर होता है। जीन पियाजे क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? चोमस्की क्या बोलते हैं? भाषा का संबंध तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्लियर? अब अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, सामाजिकरण। सामाजिकरण होता क्या है? अगर आप सरल शब्दों में समझें तो जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया होती है वही तो क्या होती है? सामाजिकरण। जब बच्चा का जन्म होता है, बायोलॉजिकली जब बच्चे का बेबी का जन्म होता है तो क्या उसके अंदर कोई नियम कानून पता होते हैं? समाज में कैसा रहना है पता होता है? नहीं पता हो। धीरे धीरे जो प्रक्रिया सीखता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, समाज के नियम कानून कैसे हैं, हमें अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने से छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, टीचर्स के साथ, मतलब जिसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे समाज में रहना है, ये सारे जो नियम कानून सीखते हैं, यही प्रक्रिया आपकी क्या होती है? सामाजिकरण। जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की प्रक्रिया आपकी क्या होती है? सामाजिकरण। सामाजिकरण वैसे आपका मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सामाजिकरण? प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, प्रत्याशिक सामाजिकरण, पुनः सामाजिकरण, विकासात्मक सामाजिकरण। लेकिन मुख्य रूप से आपके एग्जाम में 2 पूछ जाते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण। अब इससे पूछ सकते हैं प्राथमिक सामाजिकरण का वाहक कौन होता है, कारक कौन होता है? तो प्राथमिक सामाजिकरण में हमेशा फैमिली होता है। फैमिली हमेशा आपका प्राथमिक सामाजिकरण में आएगा।
द्वितीयक सामाजिकरण में हमेशा आपका स्कूल होगा, इसके बाद जो भी इधर उधर हो आपसे पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार के साथ पास पड़ोस को भी दे देता है, और कभी कभी द्वितीयक सामाजिकरण में स्कूल के साथ पास पड़ोस को दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्राथमिक सामाजिकरण में हर हाल में फैमिली आपकी किसमें होगी, प्राथमिक सामाजिकरण में। स्कूल आपका द्वितीयक सामाजिकरण में, फैमिली कभी भी द्वितीयक सामाजिकरण नहीं हो सकती, स्कूल कभी भी आपका प्राथमिक सामाजिकरण नहीं हो सकता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है, प्रत्याशित सामाजिकरण। प्रत्याशित सामाजिकरण क्या होता है, जैसे आपको किसी भी समूह में उसका अगर सदस्य बनना है तो आप जो सामाजिकरण करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कॉलेज वगैरह में होता है कि कोई एक ग्रुप है, आपको उस ग्रुप में अगर शामिल होना है तो काफ़ी चीज़ें आप उसके तरीके करने लगते हैं ताकि वो क्या करें, अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। तो क्या करें, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण है, किसी विशेष समूह के प्रति आकर्षित होकर जो आप नए नियम कानून सीख रहे हैं, कैसा सामाजिकरण, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। एक अगला क्या होता है, पुनः सामाजिकरण। पुनः आप नए नियमों को सीखते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे रखते हैं, अभी आप चले जाएं अमेरिका तो वहाँ के कुछ अलग नियम कानून होंगे, तो वहाँ जाके आप कुछ नए नियम कानूनों को सीख रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से नियमों को आत्मसात कर रहे हैं। तो क्या होता है, पुनः सामाजिकरण। आप जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे अभी आप क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ, बेटा जीव हत्या करना क्या है, बहुत बड़ा पाप है, किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है, ये आपने बिल्कुल सीख रखा है। लेकिन तब क्या हो, जब आप चले गए आर्मी में, आपका कहाँ हो गया सिलेक्शन, आर्मी में हो गया। आर्मी में तो आपको पता है कि सामने से आतंकवादी आ रहा है तो उसको गोली मारना है, तो आपने क्या किया, नए तरीके से एक नियम को सीखा कि भले ही आपने अभी तक सीखा था कि जीव हत्या करना एक पाप है, लेकिन वहाँ आपने जाकर सीखा कि अगर ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, जो हमारे देश के लिए खतरा है, तो इससे मारना कोई भी पाप नहीं है। तो आपने क्या किया, पुनः एक नया नियम सीखा। तो ये क्या, पुनः सामाजिकरण। क्लियर हो क्या। एक होता है आपका विकासात्मक सामाजिकरण। विकासात्मक सामाजिकरण क्या होता है, जैसे आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं तो आपको नए तरीके से सीखते हैं ना, तो क्या होता है विकासात्मक सामाजिकरण। जैसे आपको सीखनी है टाइपिंग, तो टाइपिंग सीखने के लिए आप एक नए तरीके से सीखेंगे, क्योंकि आपको तो टाइपिंग का कुछ भी नहीं आता, तो आपका कैसा सामाजिकरण हो गया, विकासात्मक सामाजिकरण। क्लियर। अब चलिए एक हम पढ़ लेते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। इस टॉपिक से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके सीडीपी में पूछे जाएंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में लैंगिक पूर्वाग्रह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 2 से 3 नंबर तो इस टॉपिक से कंफर्म है। इस पूरे सीरीज को देखिए, आप बहुत ही आसानी से 25 से 26 नंबर स्कोर कर पाएंगे, इसलिए हर हाल में सीरीज को पूरा देख के जाइएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि काश इस सीरीज को देख लिया होता तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आ गए होते। पूरी सीरीज को देख के जाइएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह से पहले हम समझते हैं पूर्वाग्रह क्या होते हैं। पूर्वाग्रह का तात्पर्य होता है बिना वैज्ञानिक आधार पर कहा गया कथन, और जो लिंग के आधार पर बिना पूर्वाग्रह किया होता है उसे हम लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे आप कह देते हैं लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती, तो ऐसा कभी हुआ है, कोई रिसर्च आई नहीं है, एक पूर्वाग्रह, एक धारणा बना लिए कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती, ये क्या लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़कियां घर के काम करते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं कहेगी कि लड़कियां सिर्फ घर के ही काम कर सकती हैं, बाहर नहीं कर सकती, ये क्या है लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़के रोते नहीं है, क्या है लैंगिक पूर्वाग्रह है। क्यों, उनके अंदर भी तो इमोशन होते हैं, वो भी रो सकते हैं, उन्हें भी दुख तकलीफ हो सकती है, तो क्या लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़के घर के काम नहीं करते, ऐसा तो नहीं कि लड़के घर के काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या लैंगिक पूर्वाग्रह है। बिना वैज्ञानिक आधार पर कहा गया जो कथन होता है वही क्या होता है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जेंडर। जेंडर क्या होता है, एक सामाजिक सत्ता होती है, लेकिन आपके हिंदी वाले अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसमें दोनों में लिंग होगा। अगर जेंडर देगा तो भी लिंग होगा, तब आप इंग्लिश वाले पेपर को देखिएगा, वहाँ जेंडर दिया हुआ है कि सेक्स दिया हुआ है। अगर जेंडर दिया हुआ है तो जेंडर आपकी एक सामाजिक सत्ता होती है, जबकि सेक्स आपकी क्या होती है, एक जैविक सत्ता होती है, बायोलॉजिकल होते हैं, जबकि जेंडर सामाजिक। क्योंकि आपने जेंडर क्या होता है, समाज निर्धारित कर देते हैं कि लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़कियां बाहर जाके काम नहीं करेंगी, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों की जॉब नहीं लगेगी तो चलेगा। ये भी क्या एक प्रकार की सामाजिक संरचना बना दी कि लड़कियों की जॉब नहीं लगी तो भी चलेगा, वो हाउस मेकर बन जाएंगी, होम मेकर बन जाएंगी। अगर लड़की की जॉब नहीं लगी तो बेरोजगार होना उसके लिए बहुत बड़ा महापाप है।
ऐसा क्यों? ये हमारे समाज ने बना दिया है कि अगर लड़की की जॉब नहीं लग रही तो हाउसवाइफ बन के घर के काम कर सकती है, लेकिन अगर लड़की की जॉब नहीं लग रही, वो घर के काम कर रहा है, उसकी वाइफ जॉब कर रही है, तो उसको बहुत ही नकारा दृष्टि से देखा जाता है। ये भी क्या एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह है? क्यों? अगर लड़की घर के काम कर सकती है तो लड़का क्यों नहीं कर सकता? लड़के क्यों नहीं रो सकते? उनके अंदर भी तो वही संवेग है। तो ये सब क्या पूर्वाग्रह है। बायोलॉजिकली क्या होता है कि जैसे क्या होता है जनन की क्षमता सिर्फ स्त्रियों में है। ये आपका कोई पूर्वाग्रह नहीं, ये आपको बायोलॉजिकल, आपके शरीर की संरचना ऐसी है कि स्त्रियां ही संतान को उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये आपका पूर्वाग्रह नहीं है, ये आपका क्या, आपके बायोलॉजिकल शरीर का स्ट्रक्चर हिस्सा है। और जो भी हमारे समाज ने बनाया वो हमारे क्या होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्लियर हो गया? यहाँ से 2-3 पॉइंट समझ लीजिएगा। पूर्वाग्रह क्या होता है? बिना वैज्ञानिक आधार पर किया गया कथन। जेंडर एक सामाजिक सत्ता होती है। सेक्स क्या होता है? आपका बायोलॉजिकल होता है। क्लियर हो क्या? इसके अलावा अगर पूछेगा लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, बिना वैज्ञानिक आधार का जो कथन होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होती है? हमारे समाज में जो चली आ रही नियम कानून धारणाएं, जो पुराने समय में, जैसे एक सीटेट का क्वेश्चन आया था कि एक दादी हैं, वो बोल रही हैं कि हमारे यहाँ लड़कियां घर के बाहर जाके काम नहीं करती। तो क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्धता है। एक रूढ़िबद्धता चली आ रही कि हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियां घर के बाहर जाके काम नहीं करेंगी। क्या है? रूढ़िबद्धता है। हमारे यहाँ पुरुष खाना नहीं पकाएंगे। क्या? रूढ़िबद्धता है। और लैंगिक पक्षपात क्या होता है? आप किसी एक पक्ष के प्रति ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो क्या होता है? लैंगिक पक्षपात होता है। कि जैसे आप मैथ की क्लास में लड़कों को ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि लड़के मैथ अच्छा कर पाएंगे, तो क्या हो रहा है? लैंगिक पक्षपात हो रहा है। अब जब होम साइंस लेने का या सिंगिंग क्लास में आप लड़कियों को ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि लड़के भी बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, लड़के में बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं। सेफ देख सकते हैं, संजीव कपूर है, क्या है? बहुत अच्छे सेफ है। तो क्या हो रहा है? आप पक्षपात नहीं करना। अब इस पक्षपात को समाप्त कैसे करना है? लैंगिक भूमिकाओं के विरुद्ध कार देना, कि जो हमारे समाज ने लैंगिक भूमिकाएं बना दी है उसके विरुद्ध हमें कार देना है। ये क्या हो रहा है? इस तरह से हम लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपको चेयरमैन, सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं किसी भी जगह के। चेयरमैन के स्थान पे हमें क्या बोलना है? चेयरपर्सन। जैसे कैमरा मैन बोलते हैं, कैमरा मैन के स्थान पे क्या बोलना है? कैमरा पर्सन। हमें क्या पता हो कैमरा मैन है कि वुमेन है, तो हमें सिर्फ क्या बोलना है? कैमरा पर्सन बोलना है। उसका काम है, कोई मैन हो या वुमेन, हम क्यों देखते हैं कि वो क्या है, उसका लिंग क्या है। जैसे एज अ टीचर आप बहुत बार देखने लगते हैं कि टीचर लेडी है कि मेल है कि फीमेल है। क्या उस पोजीशन पे देखना है? कोई भी हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, आपको उससे क्या मतलब? आपको उसकी स्थिति देखनी है, उसकी पोजीशन देखनी है। इस तरीके से हमें जैसे कैमरा मैन के स्थान पे क्या प्रयोग कर सकते हैं? कैमरा पर्सन। तो हम क्या कर रहे हैं? भाषा मुक्त लिंग से जो ढूंढना है उन सब लैंगिक धारणाओं के आधार पर मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर हो क्या? अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बुद्धि होती क्या है? अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है? आपकी बुद्धि होती है। बुद्धि के कुछ सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। त्रिआयामी बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि की 3 संरचनाएं बताई। किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, यही उसकी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। ये अलग किसी भी आधार पर हो सकता है, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, और उसकी रुचि के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, उसकी IQ के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भी व्यक्ति सामने वाले दूसरे व्यक्ति से अलग है, यही उसकी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसी प्रकार आपकी कक्षा में बहुभाषिकता हो सकती है। बहुत सारे बच्चे भाषा के आधार पर अलग हो सकते हैं, तो हमें बहुभाषिकता को क्या मानना है? एक साधन मानना है, उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना, ना कि बहुभाषिकता को बाधा के रूप में प्रयोग करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। किसने बोला? आपके स्किनर ने। स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा किसी काम को अगर आपको प्रारंभ करना है, उस काम को जारी रखना है, उसे समाप्त करना है, कहीं ना कहीं हमें होना चाहिए मोटिवेशन।
मोटिवेशन होता कैसे? आवश्यकता के आधार पर। हमें जब तक किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। जैसे आज आपको आवश्यकता है कि आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने सीटेट का फॉर्म ही नहीं भरा होता तो क्या आप ये वीडियो देखते? नहीं। सबसे पहले तो आपके अंदर है आवश्यकता है, तब आपको मोटिवेशन है कि हर हाल में मुझे सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, टीचर बन के दिखाना है। तो पहले आपके अंदर क्या आई? आवश्यकता है। दूसरी आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, हर हाल में मुझे ये काम करके दिखाना है। इसी पे आधार पे तो आपको क्या मिलेगा? मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको दो प्रकार का होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा में भी दो प्रकार की हो जाती है। एक होती है आपकी एक होती है आपकी पॉजिटिव, क्या बोलते पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? सकारात्मक या धनात्मक। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्योंकि जब आप अपने मन से, अंतर से आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट है। जैसे मैं आपको वीडियो बनाती हूँ तो क्या अंदर से मोटिवेशन है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करके। यहाँ पे हेल्प नहीं, ये मैटर नहीं करता कितना पैसा मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है। तो ये कैसे हो गया? आंतरिक प्रेरणा। अब बाह्य प्रेरणा क्या होती? मैं सिर्फ इसलिए बना रही होती कि मुझे इतनी इनकम मिल रही है, इतना वो मिल रहा है। अगर इनकम नहीं मिल रही होती तो मैं अब तक बंद कर चुकी होती। तो ये क्या होती है? मेरी बाह्य प्रेरणा की बाहर रूप से। और किसी भी काम को प्रारंभ करने के लिए बाह्य प्रेरणा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन काम को नियमित रूप से करने के लिए आपको आंतरिक प्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हो क्या? अब अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्राइड क्या थे? वियना के निवासी थे सिगमंड फ्राइड। इन्होंने क्या किया था? लिबिडो का वर्णन किया था। लिबिडो को किसने वर्णन किया था? फ्राइड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लिबिडो, इन्होंने कहा जो एक मनोलैंगिक ऊर्जा होती, उसी मनोलैंगिक ऊर्जा को किसने लिबिडो बोला? किसने बोला था? सिगमंड फ्राइड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में ईड, ईगो और सुपर ईगो की व्याख्या की थी। ईड, ईगो और सुपर ईगो की व्याख्या किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक ऊर्जा की व्याख्या की। इस मनोलैंगिक ऊर्जा को सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला था? लिबिडो। लिबिडो की व्याख्या किसने की? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में 5 प्रकार की मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली अवस्था है आपकी मुखावस्था, दूसरी गुहावस्था, सहसावस्था, अव्यक्तावस्था, जनन इंद्रिय अवस्था। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई आपकी सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा हर व्यक्ति के अंदर होती है मनोलैंगिक ऊर्जा। इसी मनोलैंगिक ऊर्जा को सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो कहा। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो, इसको भी व्याख्या की थी, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा ईड, ईगो जो सुपर ईगो है, इसकी इन्होंने तुलना की पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से। पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से किसने तुलना की थी? सिगमंड फ्राइड ने। उन्होंने कहा कि जैसे एक पानी होता है, ठीक है, पानी में आपने बर्फ का टुकड़ा डुबो दिया तो इतना भाग उसका ऊपर दिखता है और कुछ भाग क्या होता है? उसका नीचे होता है। ऐसे इन्होंने कहा कि जो चेतन मन होता है, हमारा चेतन मन में क्या होता है? समाज से स्वीकृत कार्यों का भंडार होता है। जैसे हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिसे समाज मान्यता देता है, समाज के लिए अच्छे होते हैं, वो तो हम व्यक्त कर देते हैं। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो समाज मान्यता नहीं देता, तो उन इच्छाओं को हम क्या कर देता है? व्यक्ति आपने अचेतन मन में दमित कर देता है। असामाजिक इच्छाओं का दमित करना, उसको असामाजिक इच्छाओं का भंडारण कहाँ पे होता है? अचेतन मन में। तो सिगमंड फ्राइड ने किससे व्याख्या की थी? पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से। इसके पश्चात आपके मैकडूगल ने कुछ रक्षा युक्तियां बताई थी। मैकडूगल ने आपके 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां बताई थी और 14 ही मूल संवेग बताए थे। इसके अलावा कुछ आपकी रक्षा युक्तियां होती हैं, जैसे 14 प्रकार की रक्षा युक्तियां हैं। अब समस्या समाधान में व्यक्ति क्या करता है? इन रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे अंगूर खट्टे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, कुछ देर पश्चात उसने क्या बोला? अंगूर तो खट्टे हैं। तो उसने क्या कर दिया? युक्तिकरण कर दिया, अपनी असफलता को किसी तरह से सिद्ध कर दिया, किसी दूसरे के ऊपर मरने का प्रयास किया। वो क्या होती है? युक्तिकरण होती है। क्लियर हो क्या? अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपकी जो मुखावस्था होती है और लिंगावस्था होती है, ये क्या है? फ्राइड की जो अवस्थाएं बताई है उसकी अवस्थाएं कितनी? 5 प्रकार की। लिंगावस्था में क्या होती है? ओडिपस व इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि सक्रिय होती है। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है? लड़कों में सक्रिय हो जाती है। इसके कारण लड़कों को लगता है कि पिता के कारण वो माँ के प्रेम से वंचित हो रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है? लड़कियों में सक्रिय होती है
और लड़कियों को लगता है कि माँ के कारण पिता के प्रेम से वंचित हो रहे हैं, पिता का प्रेम उनको कम मिल पा रहा है। तो किस अवस्था में, लिंगावस्था में बच्चों में क्या होती है, ये ग्रंथि सक्रिय होती है। कौन कौन सी, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि किस में सक्रिय होती है, लड़कों में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओडिपस ग्रंथि किस में होती है, लड़कों में। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये आपका सिद्धांत क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं इरिक्सन का सिद्धांत। इरिक्सन ने मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई। बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। विश्वास बनाम अविश्वास। जैसे जन्म से 18 माह का 1.5 वर्ष का बच्चा होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप उसके प्रति ट्रस्ट दिखाते हैं, उसको प्यार से करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। अगर उसको प्यार नहीं मिलता, उचित देखभाल नहीं मिलती, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला आपका क्या होता है, स्वायत्तता बनाम शर्म। स्वायत्तता क्या होता है, बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी आता है। इस टाइम पे आप कह सकते हैं मुख्य रूप से जो होती है टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, कि जैसे बच्चा खुद जा सके। अगर ये सारे काम वो अच्छे से कर पाता है तो उसके अंदर स्वायत्तता आती है। अगर नहीं कर पाता तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आत्मविश्वास कमजोर होता है, शर्म की भावना आने लगती है। पहल बनाम हीन भावना। अब बच्चे अपने छोटे छोटे काम करने की कोशिश करते हैं, अगर वो कर लेते हैं, उनको पुनर्विनर मिलता है, तो उनके अंदर क्या होता है, अच्छा विश्वास उत्पन्न होता है। नहीं तो क्या हो जाती है, हीन भावना आ जाती है। अगला होता है श्रम बनाम हीनता। थर्ड होता है पहचान बनाम भ्रम, साथ बनाम अलगाव, जननांग बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम बुद्धिमानी, विजडम। ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिएगा कितनी बताई थी, तो 8 प्रकार की बताई थी। क्लियर। अब एक होता है आपका कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। कूले ने कहा कि मैं वो नहीं जो आप मेरे बारे में सोचते हो, मैं वो भी नहीं जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं वो हूँ जो आप अपने बारे में, मेरे बारे में सोचते हैं। इसको सरल शब्दों में समझिए कि हमारा समाज क्या होता है, दर्पण की तरह काम करता है। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे हम गए शादी फंक्शन में, अब तैयार होके गए। अब आप शादी फंक्शन में तैयार होके गए, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जो, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है व्यक्ति। अब यहाँ पे आप हो। क्लियर। अब आप सोच रहे हो कि भले ही ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ ना सोच रहा हो, या ये व्यक्ति सोच रहा हो कि अरे आप बहुत अच्छी लग रहे हैं, जो भी हो, ये हो सकती है कुछ भी ना सोच रहा हो, या तो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छी लग रही, लेकिन आपके मन में आया कि अरे यार मैं क्या बन के चली गई हूँ, ये सोच रहा है कि कितना गंदा लग रही हूँ, कैसी ड्रेस लग रही है मेरी। तो आपने क्या किया, अपने मन में धारणा बना ली कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और आप अपने बारे में वही धारणा बना लेती हैं। इससे कूले ने अपने स्वदर्पण सिद्धांत में बताया। क्लियर। अब इसके अलावा अगला कौन सा है, मीड का मैं वो मुझे का सिद्धांत। जीएच मीड ने सिद्धांत दिया था, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने दिया था, मैं वो मीड का सिद्धांत मीड ने दिया हुआ था। क्लियर। अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं बाल केंद्रित तो समावेशी शिक्षा, तो आप समझ चुके हैं, प्रगतिशील शिक्षा भी समझ चुके हैं। अब चलिए बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षा को उत्तरी ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला, जॉन डीवी ने। इसके अलावा जॉन डीवी ने क्या किया, शिकागो में लैब विद्यालय खोला था। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन किया था। मारिया मॉन्टेसेरी ने प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन किया था। इन्होंने कहा कि शिक्षण के लिए 3 ध्रुवीय प्रक्रिया होनी चाहिए। सिर्फ टीचर हो, स्टूडेंट हो तो शिक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आज मैं और आप होते और हमारे बीच में सब्जेक्ट नहीं होता, क्या हम ये डिस्कशन कर पाते, नहीं कर पाते। अगर अभी हम बैठ जाए किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में बात करने लगे, किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात करने लगे, किसी फिल्म के बारे में बात करने लगे, तो क्या आप उसे शिक्षण कहेंगे, नहीं कहेंगे। जब तक हमारे बीच में क्या हो, सिलेबस नहीं हो, कैरिकुलम नहीं हो, तब तक उसे हम शिक्षण नहीं कर सकते। इसीलिए जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला था, जबकि जॉन एडम्स ने क्या बोला था, शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया। पॉइंट को याद रखिए, द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला, एडम्स ने, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया डीवी ने। क्लियर। और इसके अलावा जॉन डीवी क्या होते, प्रयोजनवाद के समर्थक थे। कौन थे, इसी जॉन डीवी के शिष्य की पैट्रिक ने क्या किया था, प्रोजेक्ट मेथड का बताया था। प्रोजेक्ट मेथड किसने बताया था, की पैट्रिक ने। क्लियर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं भाषा विकास। भाषा जो होती है आपके लॉजिकल माइंड में, लेफ्ट पार्ट ऑफ माइंड का जो होता है आपका लॉजिकल माइंड होता है, और राइट पार्ट क्या होता है, क्रिएटिव माइंड, सृजनात्मकता आपके मस्तिष्क के राइट भाग में होती है, जबकि भाषा क्या होती है आपके लेफ्ट पार्ट में होती है। क्लियर। प्रोफेसर स्मिथ ने बताया था, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार उन्होंने कहा कि 1 वर्ष का बालक क्या होता है, 2 से 3 शब्द को आसानी से बोल पाता है। शब्द को, यहाँ पे वर्णों की बात नहीं हो रही, शब्दों की बात हो रही। 1 वर्ष का बच्चा होता है, कुछ ही
थोड़े से शब्द होते हैं जिन्हें वो आसानी से साफ साफ बोल पाता है। 2 वर्ष में कम से कम वो 272 शब्द बोलने लगता है और 5 वर्ष में 2072 शब्द। ये किसके अनुसार है? प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार। जो आपकी सहसावस्था होती है, सहसावस्था भाषा विकास की तीव्र गति से अवस्था होती है। इन्होंने कहा सहसावस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है और बहुत तीव्रता से होता है, और 5 वर्ष तक क्या होता है? भाषा का विकास बहुत ही तीव्रता से। आपके चौमस्की ने भी कहा था कि एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होती है 5 वर्ष तक तीव्रता से काम करती है। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। भाषा कौशल। भाषा कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 4 आपके प्रमुख भाषा कौशल होते हैं। सुनना और पढ़ना को क्या बोलते हैं? ग्रहणात्मक कौशल, क्योंकि सुन के और पढ़ के आप क्या करते हैं? चीजों को ग्रहण करते हैं। बोलना और लिखना को अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादक कौशल कहते हैं, क्योंकि हम बोल के लिख के अपने मन के भाव को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। और भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, याद रखिएगा। 6 माह का बालक क्या होते हैं? बबलिंग, बलबलाना प्रारंभ कर देते हैं। और बच्चों की भाषा कैसी होती है? बच्चों की भाषा पहली कैसी होती है? भावात्मक भाषा होती है। भावात्मक भाषा का तात्पर्य क्या होता है? जब बच्चा बहुत छोटा होता है, हर चीज क्या करता है? बच्चा रो के व्यक्त करता है ना। जैसे बहुत छोटा होता है, उसे भूख लगती है तो भी रोता है, गर्मी लगती है फिर भी रोता है, सर्दी लगती है फिर भी रोता है। वो क्या करता है? भावात्मक भावों के माध्यम से अपनी भाषा को व्यक्त करता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है? शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। अपने कुछ शब्द होते हैं जिससे सीख जाता है, माँ, पापा, उन्हीं की पुनरावृत्ति करता रहता है। इसके बाद बच्चे की हो जाती है आत्म केंद्रित भाषा। आत्म केंद्रित वार्ता किसने बताया था? जीन प्याचे ने। जीन प्याचे ने कहा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्वयं से बात करते रहते हैं। इसे जीन प्याचे ने क्या बोला था? आत्म केंद्रित वार्ता। और जबकि वाइगोत्स्की ने इसे क्या बोला था? वाइगोत्स्की ने बोला था प्राइवेट स्पीच। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्राइवेट स्पीच किसने बोला था? प्राइवेट स्पीच कहा था आपके वाइगोत्स्की ने। जबकि जीन प्याजे ने क्या बोला? आत्म केंद्रित वार्ता। इन्होंने कहा इसके माध्यम से बालक अपने कार्यों को क्या करते हैं? दिशा निर्देश देते हैं। जैसे अब मान लीजिए कल आपका सीटेट का एग्जाम है, तो आज आप अपने टाइम सब कुछ सामान रखेंगे ना, एडमिट कार्ड रखेंगे, आपका आईडी कार्ड रखेंगे, पेन रखेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, मास्क लेंगे, ये सब चीज़ें लेंगे। तो क्या आप शोर मचा मचा के कहेंगे कि मैंने अपना सैनिटाइजर रख लिया, मैंने अपना एडमिट कार्ड रख लिया? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो अपना खेलते हुए, जैसे एक बच्ची है जिक्सा पजल को सॉल्व कर रही है, अब जिक्सा पजल को जैसे सॉल्व कर रही है तो एक छोटा सा टुकड़ा है, वो कह रही कि इसका टुकड़ा ये कहाँ गया, इसको मैं कहाँ जोड़ूं, हाथी का पैर कहाँ है, कैसे जोड़ूं? वो बच्ची क्या करे? अपने कार्यों को दिशा निर्देश दे रही है। ये दिशा निर्देश कैसे दे रही? आत्म केंद्रित वार्ता के द्वारा। आत्म केंद्रित वार्ता किसने बोला था? जीन प्याचे ने। जबकि वाइगोत्स्की ने इसे क्या बोला था? प्राइवेट स्पीच। क्लियर रखिएगा, दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं रखना। इसके माध्यम से बच्चे करते क्या? अपने कार्यों को दिशा निर्देश देते हैं। क्लियर हो क्या? अब चलिए भाषा विज्ञान, ये आपके इंग्लिश पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी किसके कहते हैं? आपको ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान को क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। मार्फोलॉजी, अर्थ विज्ञान, जब आपको अर्थ निकालना हो किसी चीज़ का, वो क्या होती है? मार्फोलॉजी। सेंटेक्स, वाक्य विज्ञान, आपका कोई भी सेंटेंस बना कैसे, इसको हम स्टडी अगर करना है तो सेंटेक्स में करेंगे। सेमेंटिक्स, शब्द विज्ञान, कोई भी शब्द का, वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, किसके माध्यम से पता चलता है? सेमेंटिक्स के माध्यम से। प्रैग्मेटिक्स, व्यवहार विज्ञान, प्रैक्टिकली आप लैंग्वेज को ऐसे यूज करते हैं, किसमें? प्रैग्मेटिक्स में, व्यवहार विज्ञान में। क्लियर? आप चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा विज्ञान की कुछ और अवस्थाएं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है? क्राइंग करता है, चिल्लाता है, रोता है। और 6 सप्ताह का बच्चा हो जाता है तो क्या करता है? कुकिंग प्रारंभ कर देता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 महीने का बच्चा क्या करता है? बैबलिंग प्रारंभ करता है, बलबलाना प्रारंभ कर देता है। 1 साल में बच्चा क्या होता है? 1 वर्ड, एक शब्द बोलने लगता है। एक एक जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, जैसे 1 अक्षर के शब्द होते हैं, 2 अक्षर के शब्द होते हैं। 1 वर्ष का बच्चा 1 अक्षर के शब्द छोटे छोटे बोलने लगता है। जैसे माँ हो सकता है पापा को कई बार पा बोलता है, जैसे पानी को सिर्फ पा बोलता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। और 1.5 साल में बच्चे क्या होते हैं? 2-3 शब्दों को बोलने लगता है, उनसे मिला के वाक्य बनाने लगता है। और 2-2.5 साल में क्या होता है? बहुत 2-3 शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को आसानी से बोल पाता है। क्लियर? अब चलिए आगे। लिंग, लिंग आपकी क्या होती है? एक सामाजिक संरचना होती है। याद रखिएगा, जेंडर एक सामाजिक सत्ता है, जबकि आपका सेक्स एक जैविक संरचना है। जैसे आप ये इमेज देखिए,
यहाँ पे आपको हमेशा समता और समानता के नियम का ध्यान रखना है। समता और समानता दोनों में अंतर क्या होता है? ये जैसे ये आपकी क्या समानता है, इक्वलिटी है, क्या आपने हर हाल में दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये आपकी क्या होगी, समानता है। क्लियर। अब समता क्या होती है? ये जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों के बीच कंपटीशन कराएंगे तो क्या होगा। अब आपको क्या ये तो पता है, बहुत ही पहले ही नीचे पायदान में खड़ी और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अब आपको इसको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट देके इसके इक्वल ले आए। जब इसको इक्वल लेके तब आप करा सकते हैं ना कंपटीशन। तो यहाँ पे जो इसके इक्वल लाने की जो प्रोसेस चल रही है वही आपकी क्या होती है, समता। समता का तात्पर्य क्या होता है, उस जिस पायदान पे के साथ आप व्यक्ति के साथ कंपटीशन कराना चाहते हैं पहले उसे उसके इक्वल तो ले आए, यही आपकी क्या होती है, समता होती है। और ये आपकी क्या, समानता है। दोनों अगर बिल्कुल इक्वल में तो आप उसके साथ इक्वलिटी करा सकते हैं। इक्विटी क्या होती है, उसको जो नीचे है उसको थोड़ा सा ऊपर लाने का प्रयास करना है। क्लियर। अब चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार सीटेट में इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जीन पियाजे ने बच्चे को कहा नन्हा वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते। किसने बोला था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। क्लियर हो गया। जीन पियाजे ने विकास को अनियमित प्रक्रिया कहा। किसने विकास को अनियमित प्रक्रिया बोला था? आपके जीन पियाजे ने। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने कहा कि जो क्या होता है, बालक समाज के साथ अन्य क्रिया करके भी अपने ज्ञान का निर्माण करता है। कैसे समाज के साथ क्रिया करते हैं उसके माध्यम से क्या होता है, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे ने भी ये बोला है। और वाइगोत्स्की ने भी आपके बोला था कि वाइगोत्स्की ने कहा था बालक की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, जबकि जीन पियाजे ने क्या बोला, समाज के साथ अन्य क्रिया करके भी अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने कुछ शब्द भी लिए जैसे संतुलन, अनुकूलन, संगठित करना, ऐसे कुछ शब्द हैं। जैसे अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं, एक आपका आता है समावेशन और एक समायोजन। आत्मसातकरण व समायोजन ये किसके अंतर्गत आता है? अनुकूलन। समावेशन का तात्पर्य क्या होता है? पूर्व ज्ञान में आपने नया ज्ञान जोड़ लिया, आत्मसात कर लिया उस ज्ञान को, वो आपका क्या होता है? आत्मसातकरण। समायोजन क्या होता है? जैसे आपने कोई नया ज्ञान में पूर्व ज्ञान का विरोध होने पर जानकारी को पुनर्गठन किया। जैसे आपने पहले देखा था कौवा, आपकी माँ ने बताया कि ये बेटा देखो कौवा, ये क्या होता है? काला होता है। ठीक, तो आप समझ गए जो काला होता है उड़ता है वो क्या होता है? कौवा। लेकिन तब क्या हुआ, जब आपने देखा कुछ देर पश्चात कोयल, अब आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ये देखो कौवा, तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये तो कोयल है, क्योंकि कौवा करता है काव काव और कोयल करती है कुहू कू। अब आपने क्या किया, जानकारी में थोड़ा सा जोड़ा। पहले आपने कौवे की जानकारी में क्या जोड़ा था? काला होता है और उड़ता है। अब आपने जोड़ा कौवा काला होता है उड़ता है, उसके साथ साथ वो काव काव भी करता है। कोयल भी काली होती है उड़ती है, लेकिन वो क्या करती है? कुहू कू। तो आप जानकारी को क्या करें? समायोजन करें। नए ज्ञान के कारण पूर्व ज्ञान में कुछ विरोध हुआ तो फिर आपने जानकारी को पुनर्गठन किया, ये आपका क्या होता है? समायोजन। आत्मसात क्या होता है? जैसे मम्मी ने बताया कि बेटा ये देखो कौवा, कौवा काला होता है उड़ता है। आप समझ गए कि कौवा काला होता है उड़ता है, तो क्या के लिए? अपने आत्मसातकरण। समझ में आ गया। सूचनाओं का संग्रहण, जो हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं का संग्रहण होता है उससे आप क्या बोलते हैं? स्कीमा। हमारे मन में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमारा क्या होता है? स्कीमा होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे ने अपने विकास की कुछ अवस्थाएं, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था क्या? इंद्रिय गामक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है इंद्रिय गामक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से अधिक अवस्था जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जीन पियाजे से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो जीन पियाजे से ही पूछे जाएंगे। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, कम से कम 8 से 10 नंबर तो इन्हीं तीनों टॉपिक से आएंगे। इन तीनों को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो मैंने इससे पहले का वीडियो जो दिया था उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से समझाया है। यहाँ पे तो सिर्फ आपका रैपिड रूप से रिवीजन कराया जा रहा है ताकि हर एक पॉइंट आपको आसानी से समझ में आए।
चलिए अगला, संवेदी गामक, इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं? अपनी संवेदना, संवेदना मतलब अपने इंद्रियों, अपने सेंस ऑर्गन, उनके माध्यम से सीखता है। संवेदी गामक अवस्था में बालक क्या करते हैं? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक के अंदर क्या होता है? वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है कि जैसे क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है तो आपको उसके सामने कोई टॉय लेके जाते हैं, उसको छुपा देते हैं, आप कहते हैं बिल्ली ले गई, तो बच्चे को सच में लगता है कि टॉय चला गया। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक गुण का विकास हो जाता है कि भले ही वस्तु सामने दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वस्तु कहीं ना कहीं तो है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो कमरे में अकेले होता है लेकिन फिर भी रोएगा, क्योंकि उसे पता है मम्मी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मम्मी है, कहीं ना कहीं तो मम्मी है। तो बच्चे के अंदर क्या, वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो चुका है। उसके सामने उसकी दूध की बोतल नहीं होती फिर भी रोता है, उससे पता है कि दूध की बोतल भले ही सामने नहीं है, लेकिन मेरी दूध की बोतल कहीं ना कहीं रखी है। तो क्या हो गया? वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। किस अवस्था में? संवेदी गामक अवस्था में। अगली अवस्था क्या होती है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 6 या 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उससे आप क्या बोलते हो? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया करना सीख जाता है बच्चा, जो तोड़ फोड़ करता है उसकी क्या करता है? संक्रिया करता है। जैसे आपने बच्चे को कभी देखा होगा, टैप में जाते हाथ धुलता है, अगर उसे टैप खुला छोड़ गया, ये टैप तक नहीं पहुंच पा रहा है, फिर भी पूरी कोशिश करता है किसी तरह से कि वो टैप को बंद कर दे। कोई चीज़ खराब हो जाती, उस तोड़ फोड़ को भले दूसरा तोड़ फोड़ के और खराब कर दे, लेकिन वो पहले कोशिश करेगा कि लो मैं इसको सही कर दूं। तो क्या होता है? उसके अंदर होता है संक्रिया का गुण। इस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं? इको सेंटर्ड होते हैं, मतलब आत्म केंद्रित होते हैं, हर चीज खुद को केंद्र में रख के सोचते हैं। और बच्चे के अंदर होती है जीववाद की भावना। जीववाद की भावना क्या होती है? जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आप जैसे वो देखते हैं गिर गया, उसको किसी चेयर की वजह से, सोफा की वजह से चोट लग जाती है, तो आप उसको चेयर को ऐसे से मार दीजिए कि लो इसको मार रहा हूँ, इसकी वजह से आपको चोट लगी, तो बच्चा खुश हो जाता है। ये जमीन में गिर गया तो आप मार देते हो कि जमीन में इसको मार रहा हूँ, इसको चोट लगे। उसे लगता है कि जिस तरह से लगी है मुझे चोट, इसको भी लगी है चोट, इसको भी हो रहा है दर्द, क्योंकि बच्चे के अंदर होता है जीववाद की भावना। या फिर जैसे आपने बच्चे को देखा, खेलते खेलते बच्चा कहता है हटो मेरा हाथी आ रहा है, आप सबको कुचल देगा, हटो मेरा शेर आ रहा है, सबको खा जाएगा। उसे लगता है इसके अंदर है जान, कि ऐसे सच में कर सकता है। ये क्या होती है? उसके अंदर जीववाद की भावना। और बच्चे के अंदर क्या होता है? सिंबॉलिक थॉट होते हैं, जो प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को समझ जाता है। क्वेश्चन एज, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि ये पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ये चिड़िया क्यों उड़ रही है, ये क्या कीड़े खा के चिड़िया उड़ रही है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता रहता है। अविलोमिता, बच्चे के अंदर क्या होता है? अविलोमिता का गुण होता है। जैसे आप ये मान लो, ये आपने क्या बनाई? बूंद बनाई, ठीक है, आपने बूंद बना दी, बच्चे को दिखा कि बच्चा ये देखो है पानी की एक बूंद, क्लियर। अब अपने बच्चे को दिखा दिया कि बेटा ये देखो बूंद है, क्लियर हो गया। अब आपने इसी बूंद से क्या किया? ऐसे करके लोटस का फूल बना दिया। अब बच्चे से कुछ देर पश्चात पूछो कि बेटा वो पानी की बूंद कहाँ गई? कहेगा पता नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही पानी की बूंद कहाँ पे गई, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है? अविलोमिता का गुण होता है, वो नहीं समझ पाते कि जो मूल फिगर था कहाँ पे चला गया। क्लियर हो गया। अब अगली अवस्था में पढ़ते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वही आपकी क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है? संरक्षण की भावना होती है, और इसके अलावा उसके अंदर होता है विलोमिता का गुण। अभी तक था कि अविलोमिता का गुण था, अब उसे समझ में आया कि जो पानी की बूंद कहीं गई नहीं है, उसी पानी की बूंद से आपने क्या बना दिया? लोटस का फ्लावर। कैसा गुण है? अविलोमिता गुण है। अब उससे पता है 4 + 3 7 होता है। पहला पूछोगे बेटा 4 कहाँ गया 7 से, तो कहेगा पता नहीं 7 कहाँ गया, 4 कहाँ चला गया, पता नहीं 3 कहाँ से चला गया। लेकिन अब उससे पता है 4 और 3 जोड़ने से 7 हो, अब इसी 7 को तोड़ने से फिर और 4 और 3 आपको आसानी से मिल पाएगा। क्या होते हैं? उसके अंदर विलोमिता का गुण आ जाता है। अगला क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष से जो अधिक की अवस्था होती है वो कैसे होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता हो जाती। निगमनात्मक तर्क, बच्चे अपने कामों के लिए तर्क देना प्रारंभ कर देते हैं, लॉजिक आने लगता है उनके अंदर, क्लियर। अब अगला हमारा क्या होता है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत पे एक दुविधा दी थी।
कौन सी दुविधा थी? हिंज नामक व्यक्ति पर दुविधा प्रस्तुत की थी। इसमें बताया कि हिंज नामक एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ को एक बहुत ही लाइलाज कैंसर की बीमारी है, ठीक है। उसी टाइम पे एक डॉक्टर हुए, उन्होंने क्या किया, एक ऐसे मेडिसिन की खोज के लिए जिससे उसकी वाइफ बच सकती है। क्लियर? अब उधर हिंज को क्या बहुत ज़्यादा उस दवा की आवश्यकता है। उधर वो डॉक्टर भी सोचे कि मैंने इस दवा का किया है आविष्कार। उन्होंने क्या किया, उस दवा को 100 गुना महंगा कर दिया कि ये दवा तो बहुत महंगा बेचेंगे, ठीक। अब हिंज जाता है, वो दवा के दाम बताते हैं 100 गुना महंगे। हिंज कुछ पैसों का इंतजाम करता है, कुछ अपने रिश्तेदारों से लेता है, लेकिन फिर भी पैसा उतना नहीं होता जितनी की दवा चाहिए। अब हिंज क्या करता है, डॉक्टर से कहता है कि ऐसा करिए आप अभी आधे पैसे ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर भी कहता है नहीं हमें चाहिए पूरे पैसे। अब इस टाइम पे हिंज क्या करता है, अब वो तो एक दुविधा में है कि क्या करे, दवा चोरी कर ले या फिर डॉक्टर गलत कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो दुविधा में हो रहे हो कि डॉक्टर गलत है कि हिंज गलत है, आप एक निश्चित नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर भी गलत है, क्योंकि डॉक्टर को नहीं चाहिए कि 100 गुना महंगी दवा बेचे। अगर अब इस टाइम पे हिंज दवा को चोरी कर रहे हैं तो हिंज भी गलत है, लेकिन दोनों में आप किसी को गलत नहीं कह सकते कि अगर हिंज चोरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी तो गलत कर रहा है। तो इसी प्रकार की दुविधा इन्होंने अक्षय अवस्था के 3 चरण बताए। 3 चरण कौन कौन से बताए? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत, ये 3 प्रकार के चरण। इनसे हर चरण में 2 अवस्थाएं बताई। पहले क्या होता है, पूर्व परंपरागत स्तर में 2 अवस्था होती है, दंड व आज्ञा पालन की अवस्था। तीसरा क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज। पहले बच्चे के अंदर कोई नहीं होती है नैतिकता, वो तो नैतिकता सिर्फ जैसे आप घर में लाए चॉकलेट का बॉक्स, वो तो सिर्फ अपने भाई या बहन के साथ चॉकलेट तभी शेयर करेगा जब आप उससे बोलेंगे कि अपनी चॉकलेट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा या फिर मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज दूंगा। उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती। सिर्फ वो नैतिकता कैसे दर्शाता है, दंड व आज्ञा पालन से। या तो दंड करने से कि उसे डर होता है कि मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगी, या फिर उससे होता है कि अच्छा कुछ मिलेगा इसके बदला। दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज। बच्चा अपनी क्लास में कहते हैं कि तुम मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करो, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ भी अपना टिफिन शेयर किया था। उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है। उसने कहा कि आपको मैंने कल टिफिन शेयर किया था तो आज अब तुम मेरे साथ टिफिन शेयर करो। मतलब जैसे को तैसा, अगर कल मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है तो आज तुम मेरे लिए ये काम करो। किस स्तर में? पूर्व परंपरागत स्तर में। अगला क्या होता है, परंपरागत स्तर में। इस टाइम पे 2 अवस्थाएं होती है। एक होते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल। अब वो क्या होते हैं, वो काम इसलिए करते हैं, अगर कोई उन्हें अच्छा लड़का कहता है अच्छी लड़की तो सबकी नजरों में प्रशंसा पाना चाहते हैं, इसलिए नैतिक काम करते हैं। दूसरा क्या होता है, सामाजिक नियम कानून का पालन। अब वो क्या करते हैं, समाज के जो नियम कानून है उनका पालन करते हैं कि किसी भी जीव को मारना गलत है, ये समाज का नियम कानून है, इसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्लियर? इसके अलावा उत्तर परंपरागत स्तर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक सामाजिक नियम बना, जैसे कोई चोर है, वो कहते हैं मैं तुम्हारी चोरी इसलिए नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी बताऊंगा तो मैं खुद पकड़ा जाऊंगा, तुम मेरे साथ ये करो तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। एक होते हैं यूनिवर्सल सार्वभौमिक नियम, जैसे इसमें क्या होता है, दूसरे का कल्याण की भावना सर्वाधिक होती है। जैसे गांधी जी, उसके अंदर क्या दूसरे कल्याण की भावना थी। जैसे एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं सरकार को टैक्स नहीं जमा करूंगा क्योंकि सरकार इस पैसे का गलत स्थान पर प्रयोग कर रही है। उसके अंदर क्या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नियम है। क्लियर हो क्या? आप कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की अवस्था एक बार देख लीजिएगा। मैंने टेबल बना भी दिया था कि आपको हर एक चीज समझ में आए। पूर्व परंपरागत आज्ञा व दंड पालन की अवस्था। दूसरी होती है म्यूचुअल एक्सचेंज, प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का अच्छी लड़की। दूसरी होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति, कानून के प्रति सम्मान। सामाजिक समझौता, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट, कि अच्छा तुम मेरी गलती नहीं बताओ तो मैं तुम्हारी भी नहीं बताऊंगा। और अगला होता है आपका सार्वभौमिक सिद्धांत का। क्लियर हो गया? कैरोल गिनगन ने क्या किया था, इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। कैरोल गिनगन ने कहा, पहली बात तो क्या लिंग बायस है। इनमें इन्होंने बताया कि पुरुष के बारे में बताया गया कि इस स्थिति में महिलाएं क्या करती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई, क्योंकि महिलाओं के संवेग अलग होते हैं। थोड़े से महिलाएं क्या होती है, जैसे उनके दया का गुण ज़्यादा होता है, ममता का गुण ज़्यादा होता है, प्रेम। इन्होंने कहा कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कैरोल के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, कैरोल गिनगन ने। क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
समावेशी शिक्षा समानता और समता के सिद्धांत पर आधारित है। किस समानता और समता के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कॉमन स्कूल फॉर ऑल स्टूडेंट, समान बच्चा हो चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, हर बच्चे को एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान करनी है। हाँ, जो बच्चे विशिष्ट है उनके लिए कुछ अलग संसाधन, अलग उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं अलग कर सकते हैं, लेकिन उनको शिक्षा देनी है किसी एक समान विद्यालय में ही। क्लियर। एक सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। इन्होंने कहा जो सेग्रीगेशन है, अलगाव, अलगाव तो प्रकृति के नियम के भी खिलाफ है। हमारी जो प्रकृति होती है, मदर नेचर है, ये सबको सूर्य की रोशनी एक जैसी देती है। वो चोर हो, पुलिस हो, अच्छा हो, बुरा हो, दिव्यांग हो, कैसा भी हो, सूर्य की रोशनी सबके लिए एक जैसी है। पानी सबके लिए एक जैसा है। इन्होंने कहा कि जब हमारी प्रकृति, हमारी मदर नेचर हमारे साथ किसी प्रकार का अलगाव नहीं कर रही तो हमें क्यों करना है। इसीलिए क्या हुआ, समावेशी शिक्षा का संप्रदाय आया। समावेशी शिक्षा के संप्रदाय का विकास हुआ था कनाडा में। क्लियर। और एकीकृत शिक्षा के स्थान पर क्या हुआ, समावेशी शिक्षा को लाया गया था। पहले क्या था, एकीकृत शिक्षा कि जैसे ब्लाइंड बच्चे उनके लिए अलग विद्यालय खोले गए। जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए विद्यालय कहाँ पे, देहरादून में। जो श्रवण बाधित बच्चे उनके लिए अलग विद्यालय खोले गए। लेकिन बाद में देखा कि बच्चे भले अलग अलग विद्यालय से पढ़ के आ जाएं, लेकिन रहना तो इन्हें समाज में ही है। अब समाज तो अपने ऐसा है नहीं कि ब्लाइंड बच्चों का अलग समाज हो, उनका अलग समाज हो। समाज में जब रहना है तो बाद में क्या होता है, उन्हें होती है हीन भावना। इसीलिए समावेशी शिक्षा के संप्रदाय को लाया गया। इसी में एक जैसे होता है आपका बाला। बाला क्या होता है, वो आपका सॉन्ग जो है बाला वाला, वो सॉन्ग नहीं है बाला। बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, विद्यालय की जो दीवारें उसको भी क्या करना है, लर्निंग एड के रूप में प्रयोग कर देना है, वो है बाला। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, वॉल पे क्या होते हैं, अलग अलग पेंटिंग बना देते हैं, कहीं पोस्टर का, कहीं परिसंचरण तंत्र का, कहीं अलग अलग। तो बच्चे उसके माध्यम से सीखते हैं कि आपका क्या है, बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। क्लियर हो क्या। समावेशी शिक्षा सरल शब्दों में समझो, सामान व विशिष्ट हर प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराना। विशिष्ट बालकों के लिए आप विशिष्ट व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उन्हें कुछ अलग शैक्षिक उपकरण उपलब्ध करा दीजिए। जैसे एक बच्चा व्हील चेयर चाहता है तो स्कूल में क्या होता है, रैंप बनी होती, ऐसे रैंप में क्या होता है, सामान बच्चा भी आ जाता है। और ये जैसे ये बच्चा व्हील चेयर से आ रहा है, ये भी आसानी से विद्यालय में आ पाएगा। तो ये क्या होता है, विशिष्ट बच्चा है, लेकिन आपने क्या किया, रैंप बनवा दिया। सामान बच्चा आसानी से स्कूल आ पा रहा है और विशिष्ट बच्चा भी आसानी से स्कूल आ पा रहा है। यही होता है समावेशी शिक्षा। अब आपके कुछ होते हैं अधिगम अक्षमताएं, इन पारों को याद रख लीजिए। अधिगम अक्षमता में जैसे क्या होती है आपकी डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होती है, एक प्रकार के तनाव। इसके अलावा अफेज्या। अफेज्या क्या होती है, भाषा संबंधी अफेज्या, भाषा संबंधी जो अक्षमता होती है वो आपकी क्या होती है, अफेज्या होती है। अप्रेक्सिया एक प्रकार का गामक कौशल संबंधी अपेक्षा होती है। और आपके क्या होती है, डिसकैलकुलेटिया। कैलकुलेटिया है तो मतलब गणितीय क्षमता। डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी अक्षमता, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको जो PW एक्ट आया है, RPW एक्ट अभी 2016 में पुनः आया है। इसमें क्या हो, 21 प्रकार की अक्षमताओं का, दिव्यांगता का वर्णन है। कितने प्रकार की, 21 प्रकार की अक्षमता को। जैसे आपके बौनापन है, बौनापन को भी क्या एक प्रकार की शारीरिक अक्षमता के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का फार्मूला याद रखिएगा IQ का। IQ बराबर क्या होता है, मेंटल एज मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये फार्मूला है। और थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई, मेंटल एज क्रोनिकल एज वास्तविक आयु इंटू 100, ये क्या होता है IQ का फार्मूला। हर हाल में इसको याद रखिएगा। मानसिक आयु के संप्रदाय का विकास किसने किया, सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि के संप्रदाय का विकास किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। इसका जो सूत्र MA/CA का सूत्र दिया था स्टर्न ने। जैसे IQ का फार्मूला को होता है मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज वास्तविक आयु, इतना फार्मूला दिया था आपके स्टर्न ने। फिर इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 ये फार्मूला दिया स्टर्न ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपकी कुछ टेबल होती है कि जो क्या होते हैं बच्चे जो 130 से ऊपर होते हैं जिनका IQ, वो क्या होते हैं, वेरी सुपीरियर, बहुत ही ज़्यादा, जिसने आप गिफ्टेड बच्चे कह सकते हैं। 120 से 130 के बच्चे क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। 110 119 के बीच के जो होते हैं हाई एवरेज होते हैं। 90 से 109 के बीच क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। लगभग 50% हमारी जनसंख्या क्या होती है, एवरेज में आती है। 80 से 89 के बीच में क्या होता है, लो एवरेज होती है। 70 से 79 में जो होते हैं बॉर्डर लाइन पे होते हैं। और बिलो 70 जो होते हैं
इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं बच्चे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में IQ से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर ने आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कुछ भाषाई बुद्धि होती है, जैसे आपके कवि होते हैं, रचनेता होते हैं, भाषा संबंधी बहुत अच्छा कौशल है, तो कैसे बुद्धि है? भाषाई। तार्किक गणितीय बुद्धि, जो लॉजिकल बुद्धि का प्रयोग करते हैं उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती। संगीत, जितने भी म्यूजिक से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे उनमें कैसी होगी? संगीतीय बुद्धि। अंतः व्यक्ति, ये दोनों बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। अंतः व्यक्ति मतलब स्वयं के बारे में जाना, आत्मबोध। अगर आप स्वयं के बारे में, सेल्फ के बारे में, अपनी भावना, अपने इमोशन, अपनी इच्छाओं के बारे में जागरूक है तो आपके अंदर क्या अंतः व्यक्तिक बुद्धि है। अंतरा, किसी दूसरे के बारे में जानना, जैसे आपका बीमा एजेंट का बंदा होता है, कैसे आपको इन्फ्लुएंस करके बीमा करवा के चला जाता है, कैसे अंतरा व्यक्तिक बुद्धि है। दैहिक इंद्रियगत, दैहिक इंद्रियगत बुद्धि क्या होती है? जैसे आपके अंदर बहुत अच्छी शारीरिक गति, जैसे आपका क्या होता है? सर्जन, उसके अंदर कौन सी बुद्धि? ये बुद्धि बहुत अच्छा, उसको निपुण है, डांसर, शारीरिक गति बुद्धि है। इसके अलावा स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि क्या होती है? जो स्पेस, कहीं पर किसी भी चीज़ का स्पेस, जो जगह है उसका बहुत अच्छे से एक परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, परिकल्पना कर लेता है, उसके अंदर स्थानिक बुद्धि। जैसे आपके घर बनना होता है तो आप किसको बुलाते हैं? जब घर बनाने के लिए नक्शे वाले को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? आपका मकान तो नहीं बना होता लेकिन वो एक नक्शा बना देते हैं, ये कमरा यहाँ रहेगा, यहाँ पे आपका किचन रहेगा, उसने उस जगह को विजुलाइज कर लिया। उसके अंदर कैसे बुद्धि? स्थानिक बुद्धि है, इंपॉर्टेंट है, याद ही रखिएगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? विनय ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था आपके स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक होते हैं आपका सामान्य कारक, एक होते हैं विशिष्ट कारक। सामान्य कारक क्या होता है? जो आपको वंशानुक्रम से प्राप्त हुआ, वो आपका कैसा कारक है? सामान्य कारक। विशिष्ट कारक क्या होता है? जो वातावरण में ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, वो आपका विशिष्ट कारक होता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर की एक पुस्तक है फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है? हार्वर्ड गार्डनर की। क्लियर हो गया? हार्वर्ड गार्डनर व्यक्ति ने दिया था, फ्रेम ऑफ माइंड पुस्तक में इन्होंने दिया था। कौन कौन सी बुद्धि अभी मैंने आपको समझाई, ये तीनों याद रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जे स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत विनय ने दिया था। बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लियर? अब स्टर्नबर्ग का जो त्रिबुद्धि सिद्धांत है, पहली बुद्धि इन्होंने बताया कि प्रायोगिक बुद्धि होती है, दूसरी बुद्धि होती है आपकी सृजनात्मक, क्रिएटिव जो होती है, और तीसरी क्या होती है? विश्लेषणात्मक। की तीन प्रकार की बुद्धि बताई। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी बुद्धि नहीं है? जैसे प्रयोगात्मक दे देगा, सृजनात्मक दे देगा, विश्लेषणात्मक दे देगा, इन तीनों के अलावा कोई भी देगा वो बुद्धि के प्रकार नहीं होंगे। क्लियर? अब थर्स्टन ने बुद्धि के 7 समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 7 प्रकार के समूह की बुद्धि बताई थी। किसने? थर्स्टन ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। बुद्धि का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आरबी कैटल ने। आरबी कैटल ने तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, एग्जाम में सब पूछे जा सकते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा गिलफोर्ड ने क्या किया था? अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन की व्याख्या की थी। इसमें क्या होता है? जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। बच्चे के अंदर भाषा का अगर आपको विकास करना है तो बच्चे को हमेशा क्या होना चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चन देना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे से कह दो कि बेटा ऐसा करे तो क्या होगा, अगर आपने हाँ या ना, जैसे मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, होते हैं क्लोज एंडेड, एक का आंसर एक वर्ड में सीमित होता है। अगर आपको पूरी व्याख्या करने को देंगे तो बच्चा अपने मन के विचारों को भी देगा, इसलिए हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अपेक्षा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्लियर? अभिप्रेरणा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो लक्ष्य को निर्देशित रखती है, जिसके आधार पर अपने काम को कर पाते हैं। और प्रेरणा आपके 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। जैसे आपके रिवार्ड है, इंसेंटिव है, प्रमोशन है, ये पनिशमेंट है, क्रिटिसाइज में, फेलर है, ये सब क्या बाह्य प्रेरणा है कि आप रिवार्ड, पुरस्कार के लिए कुछ काम को कर रहे हैं। इंसेंटिव, आपको कुछ इंसेंटिव मिले इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रमोशन मिल जाए इसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब क्या बाह्य प्रेरणा है। अगर आपके अंदर सब प्रेरणा है तो आपकी क्या होगी? आंतरिक प्रेरणा। क्लियर हो गया? इसके अलावा अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 5 प्रकार की मांग बताई। पहले आपकी शारीरिक मांग होती है, सबसे पहले आपको क्या होती है? खाना, कपड़ा चाहिए, आपकी शारीरिक मांग है। इसी में एक क्वेश्चन आया था कि एक
महिला ने भूख के लिए, खाना खाने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, उसके अंदर कौन सी मांग थी? तो उसके अंदर शारीरिक मांग थी। सबसे पहले तो भाई खाना चाहिए, उसके बाद क्या होती है? सुरक्षा मांग, सेफ्टी नीड्स। तीसरी क्या होती है? सोशल नीड्स, समाज में एक रिस्पेक्ट हो, समाज में हमारे संबंध कह रहा हूँ। इसके अलावा स्टीम्स नीड, हमारे प्रेम संबंध, मित्रता हो, रिलेशन हो। और इसके बाद क्या होती है? सेल्फ आत्मसिद्धि की मांग की। 5 प्रकार की मांग बताई थी आपके अब्राहम मैस्लो ने। क्लियर? यहाँ पे 2 इनसे क्वेश्चन पूछता है। पहला एक इससे पूछा गया, दूसरा एक इससे कई बार पूछा गया है कि जैसे एक कोई भी सिपाही है, कोई भी ऐसा फौजी है जिसे पता है युद्ध में वो शहीद हो जाएगा, इसके बाद भी वो चाहता है, तो किस स्तर पे? आत्मसिद्धि की मांग पे। उसे पता है कि उसका उद्देश्य क्या, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कैसे मांगते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। क्लियर हो क्या? अब इसके बाद आके देख लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि जैसे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पे। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि हमारे अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है वही क्या होता है? अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? कुछ आपके निजी कारक होते हैं, कुछ आपके बाह्य कारक होते हैं। निजी कारक जो बच्चे के, उसकी आयु, बच्चे का लिंग, बच्चे की कोई बीमारी है, उसके क्या निजी कारक है। बाह्य कारक क्या होते हैं? शिक्षक का व्यवहार, कक्षा का वातावरण, उसके परिवार का वातावरण, ये सब क्या बाह्य कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। क्लियर हो क्या? अब थॉर्नडाइक ने अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का बताया था। पहला होता है सकारात्मक स्तर, मतलब पॉजिटिव, जब आपका ये ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में आपकी हेल्प करे, वो आपका क्या होता है? सकारात्मक। ऋणात्मक, ये आपका नवीन ज्ञान क्या करे? दूसरे ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, ऋणात्मक। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? नवीन ज्ञान को सीखने में ना ही बाधा उत्पन्न करे, ना ही सहायक हो, तो क्या होता है? शून्य स्थानांतरण। क्लियर हो क्या? एसआर थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया था? बोबोडाल के ऊपर अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि बच्चे क्या होता है? समाज में अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। किसने बोला था? अल्बर्ट बंडूरा ने। क्लियर हो क्या? बंडूरा ने 4 चरण बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेड एग्जाम में कई बार ये पूछे गए। पहला क्या होता है? ध्यान, धारण, पुनः उत्पादन, पुनर्वन। सबसे पहले किसी चीज़ का हम ध्यान लगाते हैं, तभी तो चीज़ हम सीख पाते हैं। फिर उसको हम धारण करते हैं कि अच्छा इस काम को ऐसे करना है। फिर हम पुनः उत्पादन, दोबारा उसको काम को करते हैं। अगर उस काम को करने से मिल गया हमें पुनर्वलन, तो हम दोबारा उस काम को करेंगे, जिससे धीरे धीरे हम उस काम में क्या हो जाएंगे? निपुण हो जाएंगे। क्लियर? पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग। पावलोव ने क्या किया था? एसआर बॉन्ड का प्रयोग किया था। क्लियर? थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने किया था भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने किसने? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। स्किनर ने बताया कि 2 प्रकार के पुनर्बलन, एक होता है आपका धनात्मक होते हैं, एक होता है आपका ऋणात्मक। और सर्वाधिक अच्छा पुनर्बलन कौन सा होता है? आंशिक पुनर्बलन। अगर आप कभी कभी पुनर्बलन देंगे वो अच्छा होगा। अगर आप हमेशा लगातार पुनर्बलन देते रहेंगे तो बच्चे को पता है कि मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ, टीचर तो मुझे देगा ही गुड, टीचर तो देंगे ही स्टार, तो क्या होगा? राइटिंग को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा। अगर आप कभी देते हैं गुड, कभी देते हैं स्टार, तो बच्चे को लगेगा जिस दिन मैं बहुत अच्छा करता हूँ उसी दिन मिलता है मुझे पुनर्बलन। क्लियर? तो सबसे अच्छा पुनर्बलन कौन सा होता है? सबसे अच्छा आंशिक पुनर्बलन। और ये आपका कौन सा होता है? कोहलर का शुद्ध सिद्धांत। कोहलबर्ग नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ओके, कोहलर का आपका शुद्ध सिद्धांत। कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक बंदर के ऊपर कोहलर ने प्रयोग किया था, सूच का सिद्धांत दिया था। अब ब्लूम ने क्या किया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम ने 3 पक्ष दिए थे, संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक या भावात्मक पक्ष, इसके अलावा आपका गत्यात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष दिए थे आपके ब्लूम ने। क्लियर? किसने दिया? बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार के आपके पक्ष दिए। संज्ञानात्मक पक्ष आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है, संवेगात्मक आपके इमोशन से रिलेटेड होता है, क्रियात्मक आपके शारीरिक। अब आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष जो संज्ञानात्मक पक्ष, इसका ये सीक्वेंस याद रखिएगा। पिछले बार के सीटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आपको होगा किसी चीज़ का ज्ञान, फिर होगा उसका बोध। जब आपको बोध हो जाएगा तब आप उसका करेंगे प्रयोग, प्रयोग के बाद करेंगे उसका विश्लेषण, विश्लेषण के बाद जब विश्लेषण लगेगा सही तब हम करेंगे संश्लेषण, संश्लेषण के पश्चात करेंगे उसका इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। यही होता है संज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्लियर?
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। इसके अलावा आपका आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और भारत आरटीआई को लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 135वां देश है। इसके अलावा शिक्षा का उल्लेख किस सूची में किया गया? शिक्षा का उल्लेख किया गया समवर्ती सूची में। और किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं। क्लियर हो क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगर इसमें दिव्यांग बच्चे हैं तो दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष के लिए रखा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमें प्रवेश कैसे देना है? आयु के आधार पर प्रवेश देना है कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसकी आयु कितनी, कम से कम 7 वर्ष है, तो उसको उसी कक्षा के बालकों के आधार पर प्रवेश देना है। ऐसा नहीं कि 7 वर्ष की आयु है तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश देते हैं, उसके आयु के आधार पर उसको प्रवेश देना है। क्लियर? प्राइवेट स्कूल में भी 50% EWS, इकोनॉमिक वीक, जो आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब है, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। टीचर को एक सप्ताह में कितना काम करना है? लगभग 45 डेज काम करना है। ठीक है, एक सप्ताह में 45 आवर काम करना है। क्लियर? प्राइमरी में टीचर रेशियो कितना होता है? 30:1 होता है। जूनियर के लिए कितना होता है? 35:1। कहीं कहीं क्या होता है? 40 का भी होता है। क्लियर? प्राइमरी स्कूल बालक के घर से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। जूनियर 3 किलोमीटर के दायरे में, बालक के आवास से, घर से 3 किलोमीटर के दायरे में जूनियर स्कूल होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आपका एनसीएफ के बारे में मैंने ऐसे एक अलग वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख के जाइएगा। 2 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। एनसीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एनसीएफ आपका कब आया था? 1975 में आया था, 1988, 2000, 2005 में। और प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ आया था। इसमें हमें बोला गया था शिक्षा को बिना बोझ के और परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है। आप एनसीएफ का वीडियो देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत व व्यापक, सतत का तात्पर्य क्या होता है? निरंतर रूप से। और व्यापक का मूल्यांकन क्या होता है? सभी पक्ष, चाहे वो शैक्षिक पक्ष हो और चाहे शैक्षिक पक्ष हो। जैसे आपके काम फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, जो सब क्या शैक्षिक पक्ष, दोनों पक्षों को सतत निरंतर रूप से मूल्यांकन करना ही सतत व व्यापक मूल्यांकन है। जैसे इसमें क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन भी होता है, सीसीसी में क्या होता है, और योगात्मक मूल्यांकन भी होता है। रचनात्मक मूल्यांकन आपके कैसे होते हैं? निदानात्मक, इसके माध्यम से निदान, बच्चे की समस्या का पता लगाते हैं, जबकि उपचार के अंतर्गत क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। क्लियर हो गया? योगात्मक मूल्यांकन से हमें उपलब्धि के बारे में पता चलता है। जैसे आपका फाइनल पेपर, तो हमें पता चला बच्चे ने कितना सीखा। क्लास में जो छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, आप पता करने की कोशिश करते हैं बच्चा कहाँ तक सीखा, कहाँ तक नहीं सीखा, जैसे ये आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन क्या होता है? जब अधिगम के बाद कुछ पढ़ाने के पश्चात आपने बाद में आकलन किया तो अधिगम का आकलन करें। अधिगम के लिए, अधिगम से पूर्व बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसमें कितना आता है, अगर आप ये जानने के लिए आकलन कर रहे हैं तो अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम के साथ पढ़ाते जाए और साथ साथ में स्व मूल्यांकन करता जाइए, उसके साथ साथ आकलन होता है। तो क्या? अधिगम के साथ आकलन। अधिगम में आकलन, अधिगम पढ़ाते समय ही जो आकलन आप करते हैं, जैसे आपने छोटा सा टॉपिक पढ़ाया उसी टाइम क्वेश्चन पूछ लिए, तो अधिगम में आकलन है। क्लियर? मूल्यांकन के कुछ उपकरण, जैसे पोर्टफोलियो होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, चेकलिस्ट होता है, साक्षात्कार, ये सब क्या होते हैं? मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन और मापन को मैंने हिंदी पेडागोजी में बहुत ही डिटेल से समझाया था, उसमें आप जरूर समझ लीजिएगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है? बालक की प्रगति का क्रमिक विवरण होता है। कैसा विवरण? क्रमिक विवरण। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है? उसके साथ घटित हुई कोई ऐसी अचानक घटना, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। चेकलिस्ट, उसमें एक पूरी लिस्ट होती है कि बच्चे का ईमानदारी गुण है, अनुशासन का गुण है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जिसमें आपको चेक लिस्ट लगाना होता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू होते हैं। क्लियर हो गया? इस तरह से सीडीपी का हमने बहुत ही कम टाइम में शॉर्ट में रिवीजन किया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें स्पीड ज़्यादा रही क्योंकि हमने रैपिड रूप से पूरा रिवीजन किया है। अगर आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली तो आपको 25 से 26 नंबर बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाए। इसके साथ ही आप हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी का वीडियो जरूर देख के जाइएगा। मास्टर सीरीज आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।